Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 48 डेटेड 24 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इतिहास काफ़ी दिनों से और इतिहास में हमने नाज़ीवाद और हिटलर के उदय में 5 वर्कशीट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव है आपकी बुक में भी, तो इसलिए ये छठी वर्कशीट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शॉर्ट करके ही दिया है, डोंट वरी। और हमें समझ भी आ रहा है क्योंकि हमने सुन रखा है नाज़ीवाद ये हिटलर का। और चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि जो हिटलर है उनका नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार उन्होंने किस तरीके से किया। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करा। सबसे मेन चीज़ थी, इन्होंने मीडिया का मतलब उस टाइम पे इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा, यूज़ करा। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों का बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए, क्योंकि जो नया शब्द होता है हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, हमें बार बार अट्रैक्ट करता है। जैसे हम कोई नया शब्द सुनते हैं ना, जैसे हमने अब कोरोना में है, जैसे हमने क्वारंटाइन वगैरह नए शब्द सीखे, कई चीज़ें सीज हमने बार बार सुना। तो ऐसे नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। और नाज़ियों ने जो उसके अधिकृत दस्तावेज थे, मतलब जो उसके ऑफिशियल ये सब थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें उन्होंने हत्या या मौत नहीं लिखा कहीं भी, चाहे वो करते हो उस काम को, लेकिन उन्होंने वो चीज़ यूज़ नहीं करा, पेपर्स में नहीं यूज़ करा, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन था उसमें कहीं नहीं करा। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेसिया, चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया, हत्या करते थे वो किनका, अंतिम मतलब उनको क्या करते थे, उनके हत्याएं करी उन्होंने, यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन उनको क्या नाम देते थे, उन्हें बोलते थे क्या, उन्हें बोलते थे असामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान कर रहे हैं हम इसका। ये नहीं कि हत्या कर रहे हैं या मार रहे हैं या मौत के घाट उतार रहे हैं, तो मतलब वो तो एकदम से डायरेक्ट खराब शब्द लगेंगे, तो उनको बोलते थे यहूदियों के संदर्भ में कि अंतिम समाधान किया जा रहा है। और जो विकलांग थे, अगर उनकी हत्या करते थे तो उनको बोलते थे यूथनेसिया कर रहे हैं हम, मतलब नए वर्ड लेके आए और लोगों को गुमराह किया इस चीज़ से, आप ये कह सकते हैं। चैन और संक्रमण, और ये भी इन्होंने एक वर्ड दिया, चैन संक्रमण मुक्ति, है ना, कि चैन कर रहे हैं और संक्रमणों से मुक्ति दिला रहे हैं। मतलब क्योंकि अपने आप को उच्च समझते थे जर्मन नारियों को और सबको कम समझते थे, उनको मारते भी थे, लेकिन उनके लिए ये शब्द यूज करते थे। इक्वेशन होता है खाली करना, इसका आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, मतलब लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाते थे उनका खात्मा करने के लिए। जो यहूदी थे, स्पेशली जो जीव थे, तो उनको क्या करते थे, उनको बोलते थे इक्वेशन, है ना, उनको बोलते थे इक्वेशन, और उनको ले जाते थे गैस चैम्बरों में। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए उनको क्या बोला जाता था, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, कि यहाँ हम संक्रमण से मुक्ति कर रहे हैं, जैसे कोई बीमारी हो गई हो। जबकि क्या करते थे, लोगों को मारते थे, वहाँ पे उनके साथ अत्याचार करते थे, स्पेशली यहूदी या फिर या कोई शारीरिक रूप से विकलांग हो, इन सब लोगों के साथ। गैस चैम्बर स्नानागार जैसे दिखाई देते थे, और जो गैस चैम्बर थे उनको कैसे बनाना था, जैसे कोई बाथरूम होता है इस तरीके से दिखाई देते थे, और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। मतलब आप ये देखिए, हद तो ये है कि चलो ठीक है बाथरूम की तरह बना रखे थे, लेकिन उनमें नकली फव्वारे भी, मतलब क्योंकि उन्हें बोलते थे संक्रमण मुक्ति केंद्र, मतलब इससे मुक्ति मिलेगी। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारों पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। मतलब ये था उसका, कैसे उसने अपने जो नाज़ी विश्व दृष्टिकोण है कैसे प्रचार किया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, है ना, जो पोस्टर थे उसमें जो जर्मन के दुश्मन थी उसकी 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 फोटोज दिखाई जाती थी, छवि दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। मतलब उन्हें इतना बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखा देते थे, एक गलत चीज़ के रूप में, एक शैतान के रूप में, एक राक्षस के रूप में, तो लोग सोचते थे कि हाँ इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, और जो समाजवादी होते थे या उदारवादी होते थे, जो जिनकी नीति होती थी समाज को साथ लेके चलने की या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न करने की, उनको ऐसे
ऐसे शो करते थे कि इनका रास्ता भटक गया, ये देख ही नहीं रहे, मतलब जर्मन का ये अच्छा चाहते ही नहीं है, उसका भला चाहते ही नहीं है, उसको भरना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से उनको वो पेश कर देते थे। ये था उनका जो मेन एजेंडा। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। उन्होंने बोलता था अरे ये तो विदेशी एजेंट है, ये हमने जर्मन का भला नहीं चाहते। तो इस तरीके से उनको कहकर बदनाम कर दिया जाता था अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था या इसको विरोध करता था। सॉरी। नासीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, और जो नासीवाद के लोग थे उनके दिलो दिमाग पे तो असर डालना ही था। जब इतनी सारी चीज़ें करी जाएंगी, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को आवंचितों पर केंद्रित कर दिया। अब उनकी जो भावना है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को करते ही रहेंगे तो उसकी भावना भड़की जो नाज़ी थे, और उन्होंने जो अवांछित लोग थे, ये जो यहूदी थे, जो विकलांग थे, इन सब लोगों के ऊपर केंद्रित कर दी कि हाँ इनका खात्मा ही है, इनका खात्मा करना ही हमारे जर्मन का विकास होगा, या हमारे लिए यही समाधान है। तो ये था नाज़ी दृष्टिकोण के प्रचार का तरीका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नाज़ीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, आम लोग कैसे रिएक्शन दे रहे थे, क्या रिएक्ट कर रहे थे, क्या उन्हें अच्छा लग रहा था, खराब लग रहा था, क्या था, चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। ये हुआ जब वो इतने नए नए शब्द आडंबर कर रहे थे और धुआंधार प्रचार कर रहे थे, उसका शिकार हो गए। अब तुम ही देखो, शाहरुख खान की कोई पिक्चर आए और पहले से पहले उसका ट्रेलर पे ट्रेलर, अगर तुम ना भी देखना चाहो, इतना ज़्यादा होता है प्रमोशन, चाहे वो बिल्कुल घटिया पिक्चर है। मतलब एक मैं शाहरुख खान के अगेंस्ट ही हूँ, बहुत सारे आजकल, क्योंकि आजकल एड पे ज़्यादा फोकस होता है, एडवर्टाइजमेंट पे, चाहे वो इतना अच्छा प्रोडक्ट ना हो। तो वो कोई भी, ये मैं तो एक पिक्चर का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट घटिया से घटिया हो, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से कर दिया जाता है कि लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो वो भी लोग भी उसका शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे। बस क्या चीज़ दिख रही थी उन्हें? नाज़ीवाद। जो नाज़ी के जो उन्होंने नियम बना दिए, जो वो कहते थे वो करते थे, और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। जो ऐसे नाज़ी बोलते थे और जो उनको कुछ कहना है उसी चीज़ों का यूज़ करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। और लोगों की भावना को इस तरीके से इफेक्ट कर दिया था नाज़ीवाद ने, हिटलर की विचारधारा ने, कि उन्हें लगता था बस एक ही हमारा करता धरता है, एक ही हमारी नैया पार लगाएगा, और वो क्या है? नाज़ीवाद है ना। तो इस तरीके से उसने शासन करा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध भी किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। अब जब इस तरीके का शासन था, अगर वो कुछ करेगा तो वो इतने सारे अत्याचार भी तो करता था, तो कैसे लोग सामने आएंगे? तो कुछ लोग थे जो करते थे, विरोध करते थे उसका, लेकिन वो अब कोई कदम नहीं उठा पाते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चलना ज़्यादा बेहतर समझते थे कि चलो जैसा हो रहा है होने दो, हमें क्या पड़ी है, हमें क्यों अपनी मुसीबत मोल लेनी। तो ये सबसे सी लोगों की प्रतिक्रिया, राइट। चलिए, ये मुझे पता है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब आते हैं महाध्वंस। अब ये महाध्वंस क्या है? इन्हीं सामूहिक कत्ले आमों को महाध्वंस कहा जाता था। इंग्लिश में इसको होलोकास्ट और महाध्वंस, मतलब जो लोगों को इकट्ठा करके मार देते थे ना, ग्रुप में मार देते थे, उसको बोला जाता था होलोकास्ट। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेंटों और कैंपों की नारकीय जीवन भोगने वालों को लिखे दस्तावेज आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। और जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे घेंटों और कैंपों के जो उस टाइम के डॉक्यूमेंट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ क्या होता था, कैसे लोगों को सामूहिक होलोकास्ट करते थे, मतलब महाध्वंस करते थे, है ना। महाध्वंस या होलोकास्ट कुछ भी कह लीजिए। इनमें से बहुत ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, अभी शायद आपका आया नहीं है, चैप्टर 4 है 10th क्लास में, डायरी एनी फ्रैंक, है ना, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक क्या है? वो वही बताती है कि जब, क्योंकि वो जो एनी फ्रैंक है वो एक जीव थी, तो कैसे नाजियों ने उनके ऊपर अत्याचार किया। तो उसमें जीव वर्ड है क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो जीव के ऊपर जो ये नाज़ी लोग थे, जो इन्होंने किस तरीके से अत्याचार किया और कैसे उन्हें अपने घर में भी नहीं रह पाए, वो छुप छुप के उनको ज़िंदगी जीनी पड़ती थी। उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें भी जाने के लिए रोक लगी थी।
तो वो सब चीज़ें हमें पढ़ के कहाँ से पता चलती है, जो कुछ डायरियाँ या नोटबुक या दस्तावेज मिले हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। हाँ, ये जो इतिहास में हुआ तो बहुत सारी डायरियों में, लेकिन जो लिटरेचर होता है वो तो समाज का आईना होता है, जो साहित्य होता है, तो उन साहित्यों के थ्रू आज भी इसको देख सकते हैं हम महाध्वंस कैसे होता है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस सिखाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है कि वो कठिन का दौर था उनका, उनके पास रहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं था, उनको दबाया जाता था, अत्याचार किया जाता था, लेकिन फिर भी वो लिख रहे थे, तो इसका मतलब उनके अंदर प्रतिरोध की भावना थी। उन लोगों के लिए भी ये सारी शर्मनाक यादगार है, वो भी उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते, लेकिन हुआ है वो सब। उन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी है जिन्होंने ये जुल्म ढाए उनके लिए चेतावनी है कि जो खामोशी से सब देखते रहे। देखिए, कोई जुल्म ढाता है तो सबसे बड़ी गलत बात तो उसकी होती है जिसको पता है कि वो गलत हो रहा है और वो फिर भी खामोशी से देखता रहे, तो ये चीज़ है कि ये है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर फटाफट से। हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। हिटलर ने नाज़ी विचारों को आकर्षक बनाने व फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहार पर्चों का खूब सहारा लिया था। तो आप पहले प्रश्न का इतना लिख दीजिए, उत्तर इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, है ना, चाहे उसका बोलना हो, चाहे उसका मीडिया हो, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, राइट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? अब देखिए, अब नाजियों के लिए तो महाध्वंस क्या था, एक विजय गाथा थी, भाई बढ़िया काम कर रहे हैं हम, तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी विजय हो रही है। जबकि यहूदियों के लिए क्या था, सामूहिक कत्ले आम को महाध्वंस या होलोकास्ट कहते थे। जो सामूहिक कत्लेआम था उनके लिए अत्याचार था। ठीक है, एक लाइन और भी ऐड कर लीजिए चाहे आप इसमें, कि यहूदियों के लिए बस ये एक अत्याचार था। ठीक है, चलिए, वैसे इतने में भी आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि नाज़ियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और यहूदियों का, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि आपके लिए छोटे आंसर बनाऊँ। अगर डिटेल में लिखने को आएगा आप लिख ही देंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर 4 नंबर में आ जाए तो 1-2 लाइन और लिख देना कैसे कैसे उनके साथ होता था, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी। नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? तो लोगों ने नाज़ी शब्द भंडार का धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। कैसे लिया उन्होंने? वो तो उसके शिकार हो गए, दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे, अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। चलिए, अब बच्चों आई है एक एक्टिविटी, एक गतिविधि। तो इसका तो इतना छोटा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बोला है, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, वहाँ सारे यहूदी आपके दोस्त हैं, बहुत सारे, वहाँ सारे नहीं, बहुत सारे हैं आपके प्रश्न में। ठीक है, बहुत सारे यहूदी आपके दोस्त हैं और आपका मानना है यहूदी खराब नहीं होते। इस बारे में अपने पिता से क्या कहेंगे? अपने पिता से क्या कहेंगे? आपको एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ, है ना, तो थोड़ा बड़ा तो करना पड़ेगा हमें आंसर। यदि मैं जर्मनी के किसी स्कूल का विद्यार्थी होता या होती, अगर आप बॉय हैं तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? होता। इफ़ यू आर गर्ल तो यू कैन राइट होती। तो निसंदेह मैं यहूदियों को खराब नहीं मानती या मानता, राइट। अपने पिता से कहती कि दुनिया में सभी लोग बराबर होते हैं। कहता अपने अकॉर्डिंग कर लेना बच्चों, क्योंकि यू आर स्टडिंग इन द अपर क्लास, आप छोटे बच्चे नहीं हो, फर्स्ट केजी के, इतना कर सकते हो। कोई छोटा बड़ा या फिर ऊंचा नीचा नहीं होता है, हमें किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब मेल जोल से कक्षा में पढ़ते हैं, क्योंकि अपने जो फादर हैं, अपने पिता हैं, उनको बता रही है। हम सब मेल जोल से कक्षा में पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के काम में सहायता भी करते हैं, हमें एक दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए। सभी ईश्वर ने समान बनाए हैं। क्या बनाए हैं? समान बनाए। भेदभाव जैसी चीज़ें हमारे समाज की देन है, जो सर्वथा अनुचित है। हमें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और यहूदियों के साथ भी भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। तो ये हो गया आपके चौथे प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न का उत्तर।
ठीक है। चलिए बच्चों, जाते जाते आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बना के रखनी है, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स, आप अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, डेफिनेटली मिलती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करा करो ना। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर लाऊंगी आपकी वीडियो आपके लिए इस तरीके की, तो नोटिफिकेशन बेल भी दबाना जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके। और डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लवली कमेंट फॉर मी। थैंक यू।